नमस्कार दोस्तों, गलन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप इस क्लास को टेस्ट के रूप में लें और आप हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव, यानी कि ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कृष्ण जो थे आपके राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने आपके एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछ ले कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। अगर आपसे राजा पूछ लें तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नेपोलियन शीर्षक से जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। एक भी युद्ध न हारने की वजह से समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति को कहाँ कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म की जो आपकी संगति थी तीसरी, वो अशोक ने करवाई थी। बौद्ध धर्म की संगतियाँ हुई थी, बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी। 4 संगति कौन कौन सी हुई थी, इन सभी को देख लीजिए। जो आपकी पहली जो संगति थी परिषद थी, वो हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में, और ये आपके राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु ने करवाई थी। बौद्ध धर्म की जो पहली संगति थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह में, और अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। दूसरी जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई थी और कालाशोक ने कराई थी। तीसरी जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी वो आपके 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी। और आपकी लास्ट जो संगति थी वो 72 ईस्वी में कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ए के आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए के से। ए से हो जाएगा आपका अजातशत्रु, के से हो जाएगा आपका कालाशोक, ए से हो जाएगा आपका अशोक, और के से हो जाएगा आपका कनिष्क। पहली बौद्ध संगति हुई थी आपके राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी आपकी कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे आपके हर्षवर्धन के राज दरबार में कवि थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरक का प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था आपका? चरक था। या आप ऐसे कह सकते हैं कि चरक जो हैं कनिष्क के दरबार के राजकीय चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि 261 ईसा पूर्व। आपसे पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था, और ये आपका अशोक के बीच में हुआ था, और कलिंग का एक राजा था उसके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि बाणभट्ट।
बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि उपगुप्त। जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था आपका 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में, जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उस टाइम पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसको देख करके अशोक का मन विचलित हो गया था। तब बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अशोक को उपगुप्त ने कहा था कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, और उसने युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक ने। ऐसा कहा जाता है कि 261 ईस्वी में जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उसके बाद उसने प्रण लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार की थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति तैयार की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लुम्बिनी। नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन बी यानी कि लाला हरदयाल। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 के बीच एक समझौता था। तो आपका जो पूना पैक्ट 1932 जो है यह आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुचेता कृपलानी जो है किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूपी की। तो सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हवा महल का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है आपका, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा लिखा था आपका अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि अकबर अनपढ़ था। अगला प्रश्न है, किस संस्कृत कवि ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जयदेव। जयदेव ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ताज उल मसीर पुस्तक के लेखक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हसन निजामी।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हम जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों उनको भी पता चले कि हम आपके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सेन। हेमंत सेन जो हैं सेन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है आपकी यूपी के आगरा जिला में आती है, ये भी आपको याद रखना है। यूपी के आगरा जिला में फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, और ये कहाँ बनवाया था आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दारा शिकोह। दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका, अलीनगर की संधि पर किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फरवरी 1757 में। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों एग्जामिनर आपसे काफ़ी नज़दीक डेट पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है फरवरी 1757 में। यहाँ पर देखो एक दे रखा है आपका अप्रैल 1757 और एक दे रखा है फरवरी 1757, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फरवरी 1757। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लोथल। लोथल जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सिंधु नदी, जिसे इंडस नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो आपका स्थापित है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि परुष्णी। रावी नदी को ऋग्वेद काल में परुष्णी के नाम से भी जाना जाता था। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनको प्राचीन काल में अन्य नाम से जाना जाता था, उन सभी को देख लीजिए। सतलज नदी को जाना जाता था आपका सतुद्री के नाम से, इंडस को जाना जाता था आपका सिंधु के नाम से, रावी को जाना जाता था आपका पुरुषी के नाम से, चिनाब को अस्किनी के नाम से, झेलम को बितस्ता और ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखनी है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है इनको। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको याद रखने हैं, वन लाइनर प्रश्न है, आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि गवर्नर जनरल पद को हटा करके वायसराय पद लाया गया था और वायसराय बना दिए गए थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछ ले क्या आपका पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला है आपका, आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ ले कि आईएनसी की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे आपकी, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछ लिया जाए कि आईएनसी की पहली महिला भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईएनसी के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और आपसे पूछ लिया जाए कि आईएनसी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, मैंने आपको बता दिया है। और पूछ लिया जाए आपसे आईएनसी के अध्यक्ष गांधी जी कब बने थे, तो 1924 में बेलग्राम में बने थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने थे आईएनसी के, तो वो बने थे आपके 1929 में लाहौर में। और इसमें कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके आईएनसी के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अब जो आपके कुछ प्रमुख जो हैं आपकी सिटी हैं जो खोजे गए थे आपको, उनको देख लीजिए। जो आपका हड़प्पा शहर है, जो है आपका, ये आपके पाकिस्तानी पंजाब में है और ये रावी नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1921 में की गई थी और इसकी खोज की गई थी आपकी दयाराम साहनी द्वारा, ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदाड़ो जो शहर है आपका, ये सिंध नदी जो सिंध है पाकिस्तान का, उसमें खोजा गया था इंडस नदी के किनारे पर 1922 में, और ये आर डी बनर्जी ने खोजा था। लोथल जो है आपका गुजरात में है, इंडिया में पड़ता है। ये आपका भोगवा और साबरमती नदी के किनारे पर है। 1953 में इसकी खोज की गई थी एस आर राव द्वारा। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है, जो भारत के राजस्थान में। घग्गर नदी के किनारे पर इसकी खोज की गई थी 1951 में और एक घोष ने इसकी खोज की थी। इसी तरह धोलावीरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है और ये लूनी नदी के किनारे पर खोजा गया था 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा। राखी गढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे पर। 1997 में इसकी खोज की गई थी अमरिंदर नाथ द्वारा। ये प्रमुख शहर हैं, इनको आपको याद रखना है। इनको कब खोजा गया था, किस नदी के किनारे खोजा गया था और किसके द्वारा खोजा गया था और कहाँ खोजा गया था, ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और इनको बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं 1915 से लेकर के 1935 तक के तो ये दे रखे हैं आपको। इन सबको आपको क्रमवार याद कर लेना है। 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में ही आपका होम रूल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1919 में ही आपका रोलैक्ट एक्ट आया था। 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था।
1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1927 में आपका साइमन कमीशन आया था। 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट। अब भारत में महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों को देख लेते हैं कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आए थे और किस टाइम पे आए थे, ये आपको देखना है। मैगस्थनीज आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था आपका। और ये एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस था, सेल्यूकस का ये एम्बेसडर था, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सेल्यूकस का ये आपका दूत था। यह आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था और इसने बुक लिखी थी इंडिका। इब्न बतूता जो था आपका मोरक्को का ट्रैवलर था, यानी मोरक्को से आया था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत की यात्रा की थी। एक था आपका हेनसांग, यह आपका चाइना का था और यह हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। एक था आपका फाहेन, ये एक चाइना का बुद्ध था, यानी कि चाइना का बौद्ध था ये, और यह आया था आपका विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। अब कुछ युद्ध हैं उनको देख लीजिए। पहला बैटल हुआ था, त्राइन का युद्ध हुआ था पहला आपका 1191 में, और दूसरा त्राइन का युद्ध हुआ था आपका 1192 में। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1556 को। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1761 को। और आपका खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 को। और चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 को। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 को। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 को। और प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 को। अगर मैंने की बात करें तो आपका त्राइन का युद्ध था पहला, और दूसरा युद्ध जो हुआ था यह आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो आपका त्राइन का युद्ध था यह आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। पानीपत की बात करें तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था, पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, यह आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में, यह आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1761 का जो पानीपत का युद्ध था यह आपका अफगानियों के बीच में हुआ था, अफगानी हुए थे, और एक हुए थे आपके था। चौसा का युद्ध जो हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ वंश हैं और इन वंश के संस्थापक हैं और अंतिम शासक हैं, ये भी आपको हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश की स्थापना बिम्बसार ने की थी और इसका अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का संस्थापक आपका शिशुनाग था और इसका अंतिम शासक महानंदिन था। नंद वंश की बात करें तो इसका संस्थापक महापद्मनंद था और इसका अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी और अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। शुंग वंश की बात करें तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक इसका देवभूति था। कण्व वंश की बात करें तो इसका संस्थापक वासुदेव था और अंतिम शासक सुशर्मन था। सातवाहन की बात करें तो सिमुक इसका संस्थापक था और अंतिम शासक था इसका पुलमावी। चोल वंश की बात करें तो विजयालय इसका संस्थापक था और राजेंद्र चोल थर्ड इसका अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो श्रीगुप्त जो थे इसके संस्थापक थे और विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। चेरा वंश की बात करें तो चेरा वंश का संस्थापक था आपका उथियान चेरल उथान
और अंतिम शासक था राम वर्मा कुलशेखर। पल्लव वंश की बात करें तो सिंह विष्णु सिंह इसके संस्थापक थे और अपराजिता वर्मन इसके अंतिम शासक थे। चालुक्य राजवंश की बात करें तो पुलकेशन प्रथम इसका संस्थापक था और कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका अंतिम शासक था। गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था और मुइज़-उल-दीन कैकाबाद इसका अंतिम शासक था। खिलजी राजवंश की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी इसका संस्थापक था और खुसरो खान इसका अंतिम शासक था। तुगलक राजवंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था और नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इसका अंतिम शासक था। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खान इस वंश का संस्थापक था और अलाउद्दीन शाह इसका अंतिम शासक था। कुछ संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उनको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में कहा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में संबंधित है। अगर हम 148 आर्टिकल की बात करें तो इसमें आता है आपका महालेखा नियंत्रक। भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली जगह आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 यानी कि 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 246 यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 246 में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 से दिया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली जगह धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 26। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 2.5 से। भारत के संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2.5 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 110। आर्टिकल 110 जो हमें धन विधेयक का विवरण देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि राष्ट्रपति का महाअभियोग। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली जगह समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन 4 यानी कि 44। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 153। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में लिखा गया है
कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन 3 यानी कि आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लिखा गया है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करनी चाहिए। लास्ट प्रश्न है आज का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 52। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।